पर ये चैप्टर शुरू करें, दैट इज व्हाट द सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बच्चे मैंने आप लोगों को पता है कि हमारी जो रिसोर्सेज होती है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्केर्स होती है। रिसोर्सेज हमारी क्या है, स्केर्स है। वांट्स हमारी क्या है, अनलिमिटेड है। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी सारा एक्सप्लेन किया, आपको पता लग जाएगा। इसीलिए हमारे को क्या करना पड़ता है कि बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ता है। और जब आप बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हो तो हमारा मेन एम क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अटेन कर सके, जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम आउटपुट को अटेन कर सके, और जो नेशन है वो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर प्लस ग्रीन जीएनपी प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लीड कर सके। इज दैट क्लियर? एंड बच्चे द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स एंड आल्सो टू द सोसाइटी एज अ होल। मतलब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कैर्सिटी की है, ये इंडिविजुअल्स के साथ साथ पूरी इकोनॉमी के ऊपर अप्लाई करती है। क्या प्रोड्यूसर, क्या कंज्यूमर, पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अप्लाई होती है। मतलब इट इज अप्लाइंग एट माइक्रो लेवल ऑल्सो, इट इज अप्लाइंग एट मैक्रो लेवल ऑल्सो। सबको कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको ये तीन चीजों को ध्यान रखना है। एक, हमारी रिसोर्सेज क्या थे, स्केर्स थे। हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। इसी के साथ हर एक कमोडिटी की यूजेस क्या है, ऑल्टरनेटिव है। अब बच्चे यही एक रूट कॉज है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। इज दैट क्लियर? अब इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे को अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली इकोनोमाइज करना पड़ेगा। हमें प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि कंज्यूमर ने अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरीके से खर्च करना है। प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, कंज्यूमर जब अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करता है बच्चे, तो वो एक ही कमोडिटी को खरीद सकता है। आई लाइक गिव यू एन एग्जांपल। अब आपके सामने दो ऑप्शन अवेलेबल है। लेट्स गो फॉर अ डिनर इन अ 5 स्टार होटल और लेट्स गो एंड परचेज द बुक्स फॉर सीए। इज दैट क्लियर? तो अब आप लोगों के पास कौन सी ऑप्शन है? जो ऑप्शन इस समय आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे इस समय आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आप वही चीज को सिलेक्ट करोगे। लाइक 5 स्टार होटल में खाना खाने जाओगे, हो सकता है कोरोना ही हो जाए। दैट क्लियर? यू विल अवॉइड दैट। लेकिन साथ में आपको ये भी दिख रहा है यार मेरी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बुक्स बहुत जरूरी चाहिए। तो आप बीइंग अ कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पे अटेन करोगे? जब आप लोग क्या करोगे, लिमिटेड इनकम को बुक्स के ऊपर खर्चा करोगे। इज दैट क्लियर? और इसी के साथ साथ बच्चे, यू पीपल बीइंग द कंज्यूमर, आपको और क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अटेन एलोकेटिव एफिशिएंसी। प्लीज एवरीबॉडी नोट दिस वर्ड। कंज्यूमर्स को क्या अटेन करना है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। एवरीबॉडी नोटेड दिस पॉइंट? यस और नो? ओके, नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप लोगों को इसी के साथ साथ एलोकेटिव एफिशिएंसी को अटेन करना है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यू शुड रिमेंबर, प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज, और प्रोड्यूसर की रिसोर्सेज लिमिटेड कौन कौन सी है बच्चे? यू शुड रिमेंबर, रॉ मटेरियल। इस तरीके से यूटिलाइज बेटा होता है। अभी बता रही हूँ, एक मिनट आप सुनो पहले। प्रोड्यूसर का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। MC इज इक्वल टू AC। हम आगे करेंगे, आगे भी बताऊंगी, लेकिन ये मतलब पता होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट तभी अटेन करेगा ना जब आउटपुट ज्यादा होगा, कॉस्ट सबसे कम होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अब आपकी मोर रिफाइंड इकोनॉमिक टर्म में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो हर एक प्रोड्यूसर किसको अटेन करना चाहेगा? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को। अब अच्छा मुझे नेशन, नेशन के पास क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब नेशन ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वो रिसोर्सेज को जब यूटिलाइज करे तो एक तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बच जाएं, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? प्लस एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, प्लस ग्रीन जीएनपी को लीड करना चाहिए, अगेन नो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्लस GDP ग्रोथ। इज दैट क्लियर? प्लस सोशल वेलफेयर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से एक कंट्री अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी।
क्या आप लोगों को ये चीज समझ आ गई? अब एक बात, हमारे 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, जब हम पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों इकोनॉमिक सिस्टम हर एक इकोनॉमी के अंदर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता ही होता है। इज दैट क्लियर? So you should always remember that there is always a scarcity of resources in these systems. Now, let's try to understand classification. The central economic problem को हम लोग 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। ये 4 डिसीजंस हैं जिससे कि हम रिसोर्सेज को इकोनोमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरे नंबर का क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। आप किस तरीके से प्रोड्यूस करोगे। इज दैट क्लियर? बच्चे, तीसरे नंबर का क्या चीज है? इट इज पर्टिकुलरली फॉर whom टू प्रोड्यूस। आप किस जने के लिए प्रोड्यूस करोगे। और चौथा क्या है? व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ आप कैसे अटेन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? बच्चे, एक और पॉइंट आ जाता है इसमें, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? मतलब किसी भी रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लिखो, ये 5वां पॉइंट भी लिख सकते हो, दैट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Please note down key point, fuller utilization of resources. Note कर लिया हर किसी ने? Have you noted it down? What is a fuller utilization of resources? Yes or no? Hurry up and answer me. आज no talking is going on. क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Hurry up, mic should be on. Okay, good, 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 very good. Now, but just try to understand. So when I talk about आपका जो A, हाँ जी बोलो। बेटा पिक क्लियर नहीं है तो पिक की क्या जरूरत है? नोट्स आपके पास हैं, मैंने नोट्स कल ही भेज दिए थे, चेक करो। नोट्स आपके पास है, अपने नोट्स खोल लो और मेरी आवाज सुन लो। दैट्स इट। आपको मैंने नोट्स कल ही भेज दिए थे। देयर इज नो नीड ऑफ अ पिक, इट्स द सेम पेज। और पेज आ गए है ना? ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। पिक क्लियर भी कहाँ से होगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं करी हुई है। नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions are made for the economic growth. E point लिखा आया था fuller utilization of resources. A, B और C point को क्लब अप करो और लिखो। क्या लिखोगे इसके लिए? You would be writing micro economics. क्या लिखोगे यहाँ पर? A, B और C को क्लब अप कर कर लिखो माइक्रो। कौन सी इकोनॉमिक्स लिखोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स हैं। और जो D और E है उसको क्लब अप करो और लिखो, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से चेकआउट होते हैं। इज दैट क्लियर? माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस तो पता है ना? नहीं पता तो सी द फर्स्ट वीडियो, यू वुड बी कमिंग टू नो इट। तो यहाँ पर क्या चीज होता है? माइक्रो इज कंसर्न विद स्मॉलर यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स। मैक्रो इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ let's just try to understand. If I take up this particular point, अब आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी हो जाएगी। And we people are going to take up these economic problems with respect to what the central problems now. अब ये central problems को हम लोग डिटेल के अंदर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या जाता है? सोसाइटी ने क्या डिसाइड करना है? What goods are to be produced? किस तरह के गुड्स को एक कंज्यूमर ने प्रोड्यूस करना है। इज दैट क्लियर? एक प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना है, सॉरी। और अगर वो गुड को प्रोड्यूस करता है तो वो गुड को किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करेगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चे, डिसीजन शुड रिलेट टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ गुड। अब हमारे को यहाँ पर इस पॉइंट में क्या करना है बच्चे, प्लीज नोट इट डाउन। आपने इस पॉइंट में एलोकेट करना है। किसको एलोकेट करना है? रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। और आपके पास कितनी तरह के गुड्स हैं? सबसे पहले तो कंज्यूमर गुड्स। डू यू नो व्हाट इज अ कंज्यूमर गुड? जो कि हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? देन यू हैव अ नेक्स्ट टाइप ऑफ अ गुड जिसको हम कैपिटल गुड बोलते हैं। कैपिटल गुड का मतलब जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? और इसी के साथ हमारे को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे को हर एक गुड किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करना है। बच्चे, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट द डिमांड फॉर द गुड। अगर तो मार्केट में कंज्यूमर गुड की डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस होगा। मार्केट के अंदर अगर प्रोड्यूसर गुड की डिमांड ज्यादा है तो प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर द कमोडिटी। तो ये डिमांड ही डिसाइड करती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटीज के अंदर प्रोड्यूस करना है। इज दैट क्लियर?
So remember one thing: what to produce, how to produce, for whom to produce, and for economic growth. ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. क्वेश्चन आ जाए when to produce. क्या when to produce एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? Your answer will be no. When to produce is not an economic problem. Is that clear? अब हम सेकेंड पॉइंट के ऊपर आते हैं. एंड व्हेन वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, बच्चे, व्हाट इज इट? द सोसाइटी हैज टू डिसाइड ऑन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन. हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए. और आपके पास दो तरह की मेथड ऑफ प्रोडक्शन है. एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. बच्चे, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर हम लोग ज्यादा लेबर को यूज करें टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर हम ज्यादा कैपिटल को यूज करें टू कैरी आउट द प्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? अब अगेन हमें कौन से फैक्टर को यूज करना है प्रोडक्शन को लेने के लिए, डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव प्राइस एंड ऑन द रिलेटिव अवेलेबिलिटी. लाइक इंडिया है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है. हमारी कंट्री के पास ज्यादा पैसे नहीं है, हमारी कंट्री के पास ज्यादा हाईटेक मशीनरी नहीं है. हाँ, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. तो पॉपुलेशन का सीधा रिलेशन किसके साथ आ गया? लोगों के साथ आ गया, एम्प्लॉयमेंट के साथ आ गया. तो यहाँ पर क्योंकि लेबर बहुत आसानी से मिल जाएगी और सस्ते दाम पे मिल जाएगी, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे. इज दैट क्लियर? बच्चे, क्या आपने कभी भी एक बात सोची है कि जितने भी हमारे आउटसोर्सिंग यूनिट्स हैं, बीपीओ समझे हो क्या होता है बीपीओ? डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ? एनीवन? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. जितने भी यूनिट्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के, वो सारे के सारे गुड़गांव के अंदर है. इज दैट क्लियर? तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के जितने भी यूनिट्स हैं, ये सारे फॉरेन कंट्रीज के होते हैं. और हमारी कंट्री में क्यों है? हमारी कंट्री में इसलिए है क्योंकि लेबर यहाँ पर बहुत सस्ती है. इज दैट क्लियर? या चीप लेबर. So that's why how to produce, and for how to produce decide करेगा कि what is the relative price of a labor और what is the relative price of a factor and availability of a factor. Is that clear? Developing nation ज्यादातर किसको यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को. और कैपिटल यहाँ पर क्या यूज करेंगे? कैपिटल. नो बेटा, जितने भी डेवलप नेशन होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव, और जितने भी यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो लेबर इंटेंसिव. लेकिन दोनों का एम एक ही होता है, प्रोडक्शन मैक्सिमम, कॉस्ट मिनिमम. ये जरूरी नोट डाउन कर लो. सबका क्या मेन एम होगा? प्रोड्यूस करो मैक्सिमम. इन दोनों का बेटा, चाहे लेबर इंटेंसिव चाहे कैपिटल इंटेंसिव, कोई भी टेक्निक को यूज करो, मेन एम क्या होने वाला है कि प्रोड्यूस करो मैक्सिमम और कॉस्ट हो मिनिमम. आउटपुट शुड बी मैक्सिमम एंड कॉस्ट शुड बी मिनिमम. इज दैट क्लियर? समझ आ गया? नाउ लेट्स ट्राई टू मूव अहेड एंड वी मूव अहेड टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट नाउ. बच्चे, थर्ड पॉइंट स्टेज फॉर whom to produce. now जब भी हम बात करेंगे फॉर whom to produce, बच्चे, यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस थिंग. अब यहाँ पर हमारे को किस तरह के लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है? वेदर यू वांट टू प्रोड्यूस फॉर योरसेल्फ और वेदर यू वांट टू प्रोड्यूस फॉर द सोसाइटी एज अ होल. सोसाइटी को डिसाइड करना है फॉर whom to produce, how to distribute the share of national product. What is the share of national product? Can anyone tell me? Share of national product का मतलब होता है, आपको पता है आपके कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड व्हाट आर दे? लैंड, इट इज लेबर, देन इट इज कैपिटल, देन इट इज एंटरप्रेन्योर. वेरी गुड. लैंड को हम लोग क्या देते हैं बच्चे? रेंट. व्हाट डू वी गिव? रेंट. लेबर को क्या दोगे? वेजेस. कैपिटल को क्या दोगे? इंटरेस्ट. नो, कैपिटल को क्या दोगे? इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर को क्या दोगे? प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? या ओके, वेरी गुड. मेरी आवाज थोड़ी लेट आ रही है क्या? सो दिस मीन्स रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस. दिस इज नोन एज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में देखते हैं कि हाउ इज द इनकम गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इज दैट क्लियर? इन द सोसाइटी. Society has to decide the share of different people in total output of goods and services. Is that clear? Society को क्या decide करना है कि क्या होगा शेयर अलग अलग लोगों का in the total output of goods and services, total production of goods and services. Is that clear?
यहाँ पर सोसाइटी वर्क करती है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्लीज नोट डाउन, FAIR, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है इट इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रिच और पुअर के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, तभी दिस वर्क्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एस्पेक्ट। नाउ let's try to understand, but we move ahead towards the fourth point. And but when I am moving towards the fourth point, it is what provision should be made for the growth. But when an economy is deciding about the growth, society should not spend all its scarce resources for current consumption only. Very important point. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब भी हम लोग यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो जो एक सोसाइटी है वो इस तरीके से खर्चा करेगी कि आपने सारे के सारे रिसोर्सेज को आज नहीं खर्च कर देना। इज दैट क्लियर? अब आप सोचोगे यार मेरे पापा ने मेरे नाम पे सारी प्रॉपर्टी तो कर दी, मुझे फ्यूचर का क्या लेना देना, चल ऐश मार। इज दैट क्लियर? आज नई गाड़ी आ रही है, कल नया बंगला आ रहा है, कल नए ब्रांडेड कपड़े आ रहे हैं, फ्यूचर कहाँ पे है तुम लोगों का? नो फ्यूचर एट ऑल। आप कहोगे भाड़ में जाए फ्यूचर, सारे का सारा पैसा तो मैं करंट कंजम्पशन पे यूज करूंगा। जब शादी होगी ना तो कहोगे यार अब मैं कहाँ से खर्चा करूँ। इज दैट क्लियर? तो दिस मीन्स सोसाइटी ने क्या करना है, स्केर्स रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रखना है। सारे के सारी स्केर्स रिसोर्सेज को करंट कंजम्पशन पे नहीं लगा देना है, हमें सेविंग की आदत डालनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट सीधा डायरेक्टली बता रहा है कि वी शुड सेव इन एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? नाउ if it uses all the resources for current consumption without any provision for future production, it will become static and lead to the decline in living of standard of living. Is that clear? So I gave you an example in the same thing. जब फ्यूचर में शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा, तब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लेवल क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा। Is that clear? Society has to decide and make sure that it keep on expanding and developing. हमें ये सोचना चाहिए, बैलेंस बना के खर्चा करना चाहिए कि हम लोग लगातार एक्सपैंड होते रहे, लगातार डेवलप होते रहे। इज दैट क्लियर? फ्यूचर में आप ये नहीं सोचोगे यार मेरी क्या जिंदगी थी पहले, मैं कितनी ऐश मारता था, मैं BMW में घूमता था, अब तो मेरे पास एक छोटी सी टुच्ची सी गाड़ी है। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज इट? फिर आप सोचोगे कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं, यू हैव स्पेंट टू मच व्हेन यू वर सो यंग। इज दैट क्लियर? So that's why एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। You should save also, you should particularly spend also. हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से we should keep on increasing and expanding in our life. Is that clear? तो बच्चे इसी तरह से एक नेशन को भी सोचना चाहिए कि एक नेशन किस तरह से अपने रिसोर्सेज को धीरे धीरे एक्सपैंड करता है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेन करके रखे और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाता रहे। Is that clear? हर एक कंट्री अपनी GDP के ऊपर फोकस करती है। So society has to decide how much saving and investment, is that clear, should be done for the future progress. कितनी saving and investment करी जाए, किसके लिए? For the future progress. Is that clear or not? ना बच्चे आज हमारी कंट्री के अंदर जितना भी ग्रोथ है ना, या बोलो 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 बेटा, इट इज टू लिमिटेड एक्सटेंट। अब मेरी एक बात सुनो, अगर इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सेविंग इज अ वाइस एज वेल एज अ वर्च्यू। अगर एक जना सेव करे तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, अगर इकोनॉमी के सारे लोग सेव करने लग गए तो अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली। और ये सेविंग भी एक हद तक की बढ़िया है, बहुत हद तक भी अच्छी नहीं है, क्योंकि एडी का लेवल कम चला जाता है। तो हमारे को सोच समझ के सेविंग करना है, राइट डायरेक्शन में। यहाँ पर ये नहीं मना किया गया कि आपको स्पेंड नहीं करना, यहाँ पर कहा गया है कि आपको बैलेंस बनाना है और लगातार एक्सपेंडिंग रहना है। एग्जैक्टली। तो हमें सेव भी करना है और हमें इन्वेस्ट भी करना है। इन्वेस्ट करोगे और सेव करोगे दोनों टुगेदर तो ऑब्वियसली एडी का लेवल भी बढ़ता रहेगा और एएस का लेवल भी बढ़ता रहेगा। इज दैट क्लियर? एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड और एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, और इकोनॉमी के अंदर लगातार ग्रोथ आती रहेगी। बच्चे यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ, उस डायग्राम से चेकआउट कर दो। ये आपका पीपीसी कर्व है, वैसे अभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पहले था। तो ये कर्व हमारे को क्या एक्सप्रेस कर रहा है, देखो एक पीपीसी कर्व इस तरीके से आईसी कर्व किया था ना, आईसी का उल्टा है, आईसी का पेट अंदर की तरफ खींचा हुआ था डाइटिंग कर कर, अब इसका खा खाकर पेट बाहर निकल गया। इज दैट क्लियर? एंड वी कॉल दिस कर्व एज अ पीपीसी कर्व।
अब ये पीपीसी कर्व का अगर एक कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो ये क्या बता रहा है कि इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इज दैट क्लियर? और रीजंस लिखो इकोनॉमिक ग्रोथ के, हरी अप एवरीवन, स्टार्ट नोटिंग डाउन एंड नोट डाउन द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। या सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल अपग्रेडेशन। टेक्निकल अपग्रेडेशन लिख लिया, रीजंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लेके देखो। फर्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल अपग्रेडेशन। सेकेंड पॉइंट लिखो, इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। सेकेंड पॉइंट लिखो, इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। थर्ड पॉइंट लिखो, बेटा इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल CAPITAL, कैपिटल स्टॉक STOCK, मतलब पैसे का फ्लो को इंक्रीज करना, इज दैट वेल्थ को इंक्रीज करना। इन्वेस्टमेंट हो रहा है कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल स्टॉक इज अ काइंड ऑफ वेल्थ जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ओके बच्चे, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स का मतलब ऑल दोज पीपल जिनको काम मिल रहा है और जो काम करने के लिए तैयार है। अब ऐसे लोगों के साथ ही हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ की डायग्राम ये होती है जो मैंने आपको पहले बताई थी। दिस इज अ डायग्राम फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हमारा पीपीसी कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस लीड्स टू व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। ये बीच में मैंने एरोस लगाई हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू मूव अहेड बच्चे। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, अब आपके यहाँ पर ये सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई हैं। व्हाट वर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, and last central problem particular. Now just try to understand, but to start with this point, and that is what, the capitalist economy. बच्चे जब हम लोग अब यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम शुरू हो जाते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स हमारे को क्या बताते हैं कि हमारी कितनी तरह की इकोनॉमीज हैं। बच्चे हमारे पास यहाँ पर तीन तरह की इकोनॉमीज, एंड व्हाट आर दीज थ्री इकोनॉमीज? These three economies are known as the capitalist economy, second is known as the socialist economy, and the third is known as a mixed economy. Is that clear? अब सबसे पहले हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज नोट डाउन। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी बिल्कुल आ सकता है। रिसोर्स बेस और टेक्निकल, बच्चे रिसोर्सेज तभी इंक्रीज होंगे, लेबर रिसोर्स के अंदर ये दोनों रिसोर्सेज आ गए। एक तो रिसोर्स बेस भी दे सकते हो, एक तो आप लेबर रिसोर्सेज भी दे सकते हो, और एक हमारी कंट्री के नॉर्मल रिसोर्सेज भी दे सकते हो। राइट? ओके, हाँ जी बोलो। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिसोर्सेज के अंदर ही आ जाएगा। लेबर फोर्स इन एन इकोनॉमी, वो सारे का सारा हमारी रिसोर्सेज जो आएंगी वो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लीड करेगा, और लेबर फोर्स मतलब हमारी मैनुअल फोर्स को भी लीड करेगा। Now, when we talk about the capitalist economy, please note down the other names of the capitalist economy. एक तो लिखा हुआ फ्री मार्केट इकोनॉमी, और एक और लिखो लेजर फेयर इकोनॉमी। लेजर फेयर, LAISSEZ, लेजर फेयर इकोनॉमी, या FAIRE, laissez-faire economy. What do you call it? You also call it a laissez-faire economy. Yeah. Now, let us just try to understand. So, you should be clear regarding this. यहाँ पे जब भी आप capitalist economy को करते हो, you call it a free market economy. You also call it a laissez-faire economy. Now, बच्चे यहाँ पर क्या चीज है? सबसे पहले जो बहुत important है, that is right of private ownership. राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप का मतलब होता है कि जितने भी प्रोडक्टिव फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे किसके हाथ में होते हैं? दे आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट हैंड्स में। द ओनर ऑफ दीज फैक्टर्स आर फ्री टू यूज देम इन द मैनर दे वुड लाइक टू। मतलब जो ओनर होता है ना, वो जिस तरीके से यूज करना चाहता है वो इनको यूज कर सकता है। या नो फाउंडेशन। हाँ, तो गवर्नमेंट कैन पुट या may put some restrictions for the benefit of society in general,
However, a capitalist economy is generally related to the absence of government interference. जो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर होता है, हाँ जी बेटा बोलो। यस, वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट यहाँ पे ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट तब इंटरफेयर करेगी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ दिस इज डेरोगेटरी फॉर द इकोनॉमी या कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अराइज हो रही है इकोनॉमी के अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये इकोनॉमी जनरली एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के साथ आती है। यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट एंड पुट द स्टार एंड नोट डाउन, द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट इज द रोल ऑफ अ वॉच डॉग। जो घर में एक वॉच डॉग का काम होता है, वॉच डॉग का मतलब समझते हो, हम घर में डॉग रख लेते हैं तो वो डॉग हमारे घर की रखवाली करता है ना, इसी तरह से घर की रखवाली करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। और ऐसी जो इकोनॉमी है दैट इज अमेरिकन इकोनॉमी। अगर हम चेक करेंगे हमारी जितनी भी डेवलप नेशन है ना, दे आर फॉलोइंग अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? So you should remember this particular point. Second point, देखो freedom of enterprise. What do you understand by freedom of enterprise? Each person is free to engage in any economic activity that he likes. कोई भी बंदा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो करना चाहे, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। ही इज फ्री टू प्रोड्यूस और सेट अप एनी फर्म टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। Clear or not, he is free to produce any of the goods and services. Bring one particular point कि यहाँ पर freedom किसके पास होती है to choose? It is with the consumer. मतलब the people of consumers are free to spend their income as they like. यहाँ पर हर एक कोई फ्री होता है, वो कहाँ पे भी खर्च कर सकता है जहाँ पर उनको अच्छा लगे। This concept is known as consumer sovereignty. This point is really very important. इस point को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? Consumer sovereignty. कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब कंज्यूमर फ्री है, वट एवर द कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम, जो कंज्यूम खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, क्योंकि वहां पर वाइड वेराइटी ऑफ चॉइस अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए। इज दैट क्लियर? अब दिस मींस दैट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस ओनली दोस गुड्स व्हिच कंज्यूमर्स विश टू बाय। इज दैट क्लियर? और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और ज्यादातर प्रोडक्शन लग्जरी गुड्स का होगा, क्योंकि यहाँ पर मेन मोटिव इनका प्रॉफिट मोटिव होता है। तो जनरली वही चीजें प्रोड्यूस करी जाती हैं जो लोगों को ढंग की लगे, लोगों को अच्छी लगे, और लोग भी यहाँ पर खूब अमीर होते हैं, तो दे प्रेफर टू बाय द लग्जरी गुड्स जनरली, दैट्स योर ब्रांडेड स्टफ, बढ़िया स्टफ। लेट्स मूव अहेड द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव ऑफ फोर्सेस इंड्यूसेस द पीपल टू वर्क एंड प्रोड्यूस। प्रॉफिट मोटिव यहाँ पर होता है क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लोग खूब वर्क भी करते हैं और खूब प्रोडक्शन भी करते हैं। Next, there is a competition here. When I talk about the competition, बच्चे you should be clear that competition का क्या मतलब हो गया? यहाँ पर sellers के बीच में competition है. There is a competition among the sellers to sell their goods. There is a competition among the buyers also to obtain the goods to satisfy their wants. Is that clear? यहाँ पर खूब competition होता है. बच्चे इतना ही यहाँ पे खूब खर्चा किया जाता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, बहुत ज्यादा प्राइस कटिंग होती है, बहुत डिस्काउंट्स दे देते हैं, and there are the common methods of handling the competition in a capitalist economy. ये advertisements, price cutting, discount cuts, ये common methods of handling the competition. अब कुछ हद तक अगर आप ये देखो, जो अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े मॉल्स के अंदर सेल्स लगती है ना बच्चे, तो वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ना इतना स्लैश डाउन कर देते हैं। कई बार तो $1 के अंदर यू कुड गेट अ गैप की टी शर्ट। इज दैट क्लियर? इतने सस्ते के अंदर भी आपको एक गैप की टी शर्ट भी मिल जाती है। ये कब होता है? only when there is a competition, when there is a sale coming. Is that clear? और अगर दो लोगों ने आपस में compete करना है तो प्राइस कटिंग भी कर दी जाती है, खूब डिस्काउंट दे दिए जाते हैं, 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। Is that clear? So these are the strategies जो ये अडॉप्ट करते हैं कंपटीशन को हैंडल करने के लिए। ये स्ट्रैटेजीज को प्लीज याद रखना है, एडवर्टीजमेंट, प्राइस कटिंग एंड डिस्काउंट। Let's talk about the next point here, inequalities of income. Now बच्चे there is a wide gap between rich and poor. मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत गैप होता है किसके बीच में? Rich and poor people के बीच में। Is that clear? There is a wide gap between the rich and poor, and you should remember कि इसी के कारण से यहाँ पर क्या है? Unequal distribution of property in the capitalist economy. Capitalism usually functions effectively in a democratic framework. Is that clear? यहाँ पर ये generally कहाँ पे function करता है? Democratic framework के अंदर। Now, Bacha, let's start with what? The next point, and they are what? The merits of the capitalist economy. Let's
क्या मेरिट्स हैं। आपको ये बहुत सारे पॉइंट्स डिटेल में नहीं करने हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर मेन पॉइंट्स के ऊपर चेकआउट करना है। इज दैट क्लियर? So when I talk about these points, बच्चे you should be clear regarding this. And एक मिनट, एक आधा पॉइंट और लिखवा दूँ। फ्रीडम ऑफ चॉइस हो गया। ओके, प्लीज नोट डाउन वन मोर पॉइंट, 7 पॉइंट नोट डाउन करो। प्राइस मैकेनिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्राइस मैकेनिज्म is an important feature of capitalist economy. What is price mechanism? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बताया था। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है जहाँ पे कमोडिटी की प्राइस किसके बेसिस पे डिटरमाइन होती है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस। जिस पॉइंट पे ये हमारा डिमांड कर्व है बच्चे, ये हमारा सप्लाई कर्व है, जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कर्व मीट करते हैं वहां पे we determine the equilibrium price and equilibrium quantity, and this is known as price mechanism. What do you call it? You call it price mechanism. Is that clear? So just try to understand. हाँ बेटा, अगर खत्म हो गया तो रिज्वाइन कर लेना प्लीज। आई विश टू कंप्लीट दिस। हाँ बता रही हूँ बच्चे, यहाँ पर मैंने जो आपको 7th पॉइंट बताया ना, दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट कि यहाँ पर देयर इज प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द प्राइस मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है जहाँ पे कमोडिटी की प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होती है। डिमांड का किस साइड स्लोप हो गया बच्चे? डाउनवर्ड। सप्लाई का किस साइड स्लोप हो गया? अपवर्ड। तो इन दोनों ने एक पॉइंट पे मीट किया, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। गवर्नमेंट का कोई रोला नहीं है, गवर्नमेंट ने प्राइसेस नहीं डिसाइड करने, प्राइसेस मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे ही डिसाइड हो रही हैं। इज दैट क्लियर? राइट? सो यू शुड बी रिमेम्बरिंग दैट यहाँ पे what is the main aim of every entrepreneur? Every entrepreneur का main aim भी profit motive होता है, that you are perfectly clear regarding. Is that clear? Now, but I'm just going to stop to share this. Okay, sorry. I'm just there. Now, but just see to it. अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ गया? You have the next point. The next point is particularly what? The merits of the capitalist economy. What is the merits of a capitalist economy? High degree of operative efficiency. यहाँ पे बहुत हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी है, मतलब हर कोई अपनी एफिशिएंटली वर्क करता है, क्योंकि वही जो वर्क मैक्सिमम करेगा, हाईएस्ट क्वालिटी को प्रोड्यूस करेगा, उसी के साथ प्रोडक्शन भी उसका बेटर हो सकता है और उसकी सेल्स भी बेटर और प्रॉफिट मोटिव भी बेटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? अब नेक्स्ट पॉइंट इज पर्टिकुलरली व्हाट? सेल्फ रेगुलेटिंग एंड ऑटोमेटिक वर्किंग थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। प्राइसेस यहाँ पे किसके बेसिस पे डिसाइडेड है? प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे। तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग है और ऑटोमेटिक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इज देयर। इज दैट क्लियर? इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस। व्हाट आर द इकोनॉमिक डिसीजंस? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे इंसेंटिव ऐसे होता है कि अगर आपको प्रॉफिट मोटिव है, यहाँ पर आपको पता है कि आपको बहुत हाई प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं, ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन भी आप ज्यादा करोगे, आप वो प्रोड्यूस भी उसको ज्यादा करोगे, प्रोडक्शन भी उसी गुड की आप लोग ज्यादा करोगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। हाँ जी पादनी, आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी, आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग। No cost for collecting and processing of information and for formulating, implementing and monitoring policy. बट यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्योंकि यहाँ पर हर एक किसी का प्रॉफिट मोटिव है, तो हर एक कोई जानना चाहेगा किस तरह की इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, एंड इजी इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। ठीक है, दे कैन ऑल्सो मॉनिटरिंग द पॉलिसीज को मॉनिटर करने के लिए भी कोई यहाँ पर कोई खास खर्चा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई खास कंट्रोल ही नहीं है, एवरीथिंग इज इंडिविजुअल बेसिस। ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। डू यू नो व्हाई देयर इज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट मोटिव है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द 6th पॉइंट, स्कोप फॉर फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। देयर इज अ स्कोप फॉर फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने की सोचते हैं। Only, yeah, very good. Only those projects जहाँ पे उनको लगता है इकोनॉमिकली फीजेबल है, उनको उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे उनका प्रॉफिट लेवल बहुत हाई होने वाला है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। देयर इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। यहाँ पे प्राइवेट का काम है
प्राइवेट कभी भी वेस्टेज नहीं करता, वो हमेशा मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा एट अ लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर? रिसोर्सेज का वो बेस्ट यूज करता है। इज दैट क्लियर? अब खुद के पैसे लग रहे हैं तो खुद के पैसे को वेस्ट तो ना करेंगे, खुद के पैसे को तो इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारे को मैक्सिमम बेनिफिट उसका निकल कर आए। Lower cost of production, as every producer tries to maximize his profit by employing methods of production which are cost effective. अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लेवल भी कम है क्योंकि हर एक चीज को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, कॉस्ट इफेक्टिविटी के साथ। एंड देयर इज ऑल्सो बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर द कंज्यूमर। Competition forces the producers to bring in large variety of goods and services. यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन है, हर एक प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि वैसे कंज्यूमर जाते हैं ना, अगर हम भी चाहेंगे यार और दिखाओ वैरायटी, और वैरायटी दिखाओ, ये और के चक्कर में ना प्रोडक्शन का लेवल ज्यादा करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ताकि जो कंज्यूमर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर जो चीज उसको चाहिए वो वही लेकर जा सके। Next is incentives for innovation and technological progress, growth of business talent and development of research. But more and more innovations and technological progress is also done here. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है बेटर टेक्नोलॉजी आएगी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आएगी, उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होगी। इज दैट क्लियर? जिसने टेक्नोलॉजी बेचनी है उसको तो पैसे खूब मिल रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? So let's try to move ahead. Next is particularly what? Preservation of fundamental rights like right to freedom and right to private property. More autonomy and freedom. यहाँ पे there is a preservation of fundamental rights, right to property. आपके पास freedom है, right to property है, ज्यादा autonomy है। autonomy का भी मतलब freedom ही होता है कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कोई डंडा नहीं देगा कि आपने यही प्रोड्यूस करना है, जैसे कि चाइना के अंदर होता है। आपको जो प्रोड्यूस करना है, जितनी क्वांटिटी में करना है, आप अपने आप से कर सकते हो क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर योर प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट इज इट एनकरेजेस द एंटरप्रेन्योर। बेटा नहीं, लाइसेंस की बात तो होती है, लाइसेंस इज सम अदर थिंग, राइट? लेकिन यहाँ पर व्हाटएवर यू वांट टू प्रोड्यूस यू कैन प्रोड्यूस हियर। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स अगर लाइसेंस है तो आप उसको प्रोडक्शन कर सकते हो। चाइना तो सिर्फ लिमिटेड गुड्स के ही परमिशन देती है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ज्यादा फ्रीडम है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इज वर्किंग ओनली एज अ वॉचडॉग। गवर्नमेंट आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती है। इज दैट क्लियर? Encourages enterprise and risk taking and emergence of entrepreneurial class willing to take risk. यहाँ पर it encourages enterprises. ज्यादा से ज्यादा enterprises निकल कर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। Obviously, a good level of entrepreneurial class is there, and they are ready to take the risk in the economy. Business चलने के लिए वो ready होते हैं। And rewards for men of initiative and enterprise and punishment for imprudent and inefficiency. See, अगर तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सैलरी में हाइक्स मिलेंगे। लेकिन इतना कंपटीशन का जमाना है, अगर आपने कहीं पे भी एक चूक कर दी, गलत काम कर दिया, पनिशमेंट के फॉर्म में आपको सैलरी कट्स मिल जाएंगे, आपको डिमोशंस मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, यू आर वर्किंग इनएफिशिएंटली। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्पिटेंसी है। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। नाउ वी मूव अहेड टुवर्ड्स द डीमेरिट। व्हाट आर द डीमेरिट? देयर इज अ प्रीसिडेंसी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द ह्यूमन राइट्स। मतलब इसका क्या हो गया? हम लोग प्रॉपर्टी राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं than the human rights. Is that clear? Next is particularly what? Capitalist system ignores the human welfare. यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज कर लो अपने गुड के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर चाहे ह्यूमन को कितना हार्डवर्क ना करना पड़े उस प्राइस को पे करने के लिए। लोगों की भलाई के बारे में नहीं देखा जाता है, सिर्फ सेल्फिशनेस है, अपने बारे में देखा जाता है। इज दैट क्लियर? सो द मेन एम इज profit and the main aim is not the welfare of the people. You should remember that. There is a vast economic inequality and social justice under capitalism. बहुत ज्यादा inequality है और social justice, injustice है capitalism के अंदर. Inequality reduces the aggregate economic welfare of the people as a whole and splits society into two classes known as haves and haves not. Is that clear? ये have का मतलब क्या होता है? जो rich है,
और हैव नॉट का क्या मतलब होता है? जो पुअर है, जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप आ जाता है, तो बच्चे यू शुड बी नोइंग इट। इसके कारण से इकोनॉमी के अंदर किसकी सिचुएशन आ जाएगी? एक सोशल अनरेस्ट आ जाएगा और एक क्लास कंफ्लिक्ट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सोशल अनरेस्ट एंड क्लास कंफ्लिक्ट इज गोइंग टू कम हियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट को चेकआउट करें, ड्यू टू द इनकम इनइक्वालिटी ऑल्सो, इनकम इनइक्वालिटी है, द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर जो डिमांड का पैटर्न है ना, वो रियल नीड्स को नहीं दर्शाता। यहाँ पर जनरली इनकम इनइक्वालिटी के कारण रिच तो लग्जरी गुड्स को ही परचेज करेंगे और जो पुअर है वो बेसिक नेसेसिटीज को। तो यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर कि यहाँ पे गैप रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा है। फिफ्थ पॉइंट को चेकआउट करो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत कॉमन है अंडर कैपिटलिज्म। देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कब तुम्हें काम से निकाल देंगे पता ही नहीं चलेगा। अभी देखो पेंडेमिक की सिचुएशन आई, सारी कंपनीज डाउन चले जा रही हैं, ऑटोमेटिकली कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, अनएम्प्लॉयड कर दिया, कितने लोगों को कामों से ले ऑफ कर दिया। इज दैट क्लियर? करना ही पड़ा बिकॉज कोई चारा नहीं था, इवन कंपनीज आर नॉट हैविंग द इनकम हियर। इज दैट क्लियर? ठीक है। और बच्चे इसी कारण से, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन होता है यहाँ पे लेबरर्स का, तभी स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। कंज्यूमर सोवरेनिटी एक मिथ है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव कंपटीशन है और उस एक्सेसिव कंपटीशन के कारण से प्रॉफिट मोटिव है, और प्रॉफिट मोटिव के कारण से कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाता। नो डाउट वेराइटी तो जरूर दे देते हैं, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लॉइट भी बहुत करते हैं। इज दैट क्लियर? नो, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, दिस इज ऑफ अ हाई वेराइटी, दिस इज ऑफ अ हाई दिस। मतलब इस तरीके से आपको इतनी सारा चीजें दिखा देंगे कि आपको ही कंफ्यूज कर देंगे। आपको डबल द रेट बताकर उसको 20% डिस्काउंट दे देंगे, तभी प्रॉफिट कमा लें। इज दैट क्लियर? So what is this? This is what the big companies are doing. Is that clear? So consumer sovereignty is there, but it is a myth only. Is that clear? क्योंकि यहाँ पे it is against the common consumer welfare. Now there is misallocation of resources, as resources will move into the production of luxury goods. Less wage goods will be produced on account of the lower profitability. हम लोग वही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जो कि लग्जरी गुड्स की प्रोडक्शन में काम आती है, और उन गुड्स की प्रोडक्शन कम होगी जो कि सिंपल वेज गुड्स हैं। व्हाट आर द वेज गुड्स? जो डेली वेज अर्नर्स आते हैं, नॉर्मल नेसेसिटी की आइटम्स कम प्रोड्यूस होंगी। बच्चे अमेरिका के अंदर आप लोगों को पता है प्रोडक्शन का लेवल वैसे ही कम है, अमेरिका सब कुछ बाहर से ही आउटसोर्स करता है। इज दैट क्लियर? दिस इज द रीजन फॉर दैट मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Less of merit goods like education and healthcare will be produced. Very important and very good point also, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी यहाँ से जितने लोग जाते हैं ना, वही एजुकेशन को ज्यादा लीड करते हैं। Americans are not considered as very intelligent people or very hard-working people. Indians are considered as more hard-working. So goods and services which are positively harmful to the society may be produced in larger quantities as they are more profitable. Is that clear? Now, बच्चे ड्यू टू द हाँ जी बोलो, ड्यू टू द अनप्लान्ड प्रोडक्शन है, देयर कैन बी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपको पता है जितने भी ट्रेड साइकिल्स होते हैं, बच्चे पुट द सारे नोट डाउन, ट्रेड साइकिल, यहाँ पर इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर प्रोडक्शन, बूम का पीरियड, ये सब कॉमन का है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। तो बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल। Business cycles are more under which economy? They are more under the capitalist economy. Is that clear? And there is the enormous waste of productive resources as firms spend huge amount of money on advertisements and sale promotion. ये तो आपको पता है क्यों ये स्पेंड करते हैं? क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स और सेल्स प्रमोशन पे इसलिए ज्यादा खर्चा करते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने में लगी हुई है। इसी के कारण से यहाँ पे इन सारी चीजों के ऊपर खर्चा ज्यादा किया जाता है। Now dear students, I am just stopping to share this way this page here. यार आपने मुझे बताया ही नहीं कि वीडियो स्टॉप के ऊपर थी, तो आपको कहाँ से पता लगा होगा? ओके, सबने अपने नोट्स खोले हुए हैं क्या? पता लग रहा है क्या आप लोगों को? All of you have opened your notes? Okay, then it is okay. Otherwise I thought मैंने तो यहाँ पर वीडियो ही ऑफ कर रखी थी। Okay. Now we just try to understand capitalism. Capitalism leads to the formation
ऑफ मोनोपोली, बच्चे इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब कैपिटलिज्म होता है ना उससे मोनोपोलीज की फॉर्मेशन हो जाती है. वाई मोनोपोलीज? बिकॉज पर्टिकुलरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के अंदर बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं क्योंकि दे आर लार्ज फर्म्स दैट आर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ टू गुड्स. इज दैट क्लियर? तो इसमें भी स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो उनको बिजनेस से ही बाहर निकाल देती है. So that's why capitalism generally leads to the formation of monopolies in an economy. Is that clear? ये lead to the formation of monopolies. Very important point. Excessive materialism. What is materialism? जब हम लोग luxury goods के पीछे भागते हैं, that is known as materialistic things. Is that clear? पैसे के पीछे, materialistic things के पीछे, conspicuous goods के पीछे, Veblen goods के पीछे. Is that clear? ठीक है. Conspicuous and unethical consumption leads to environmental degradation, and this process leads to what? Environmental degradation. But just an example, I was just telling the people. अब वो हाथी के जो टस्क होते हैं, is that clear? अब उसकी भी ज्वेलरी बनती है. अब उसकी ज्वेलरी बनाने के लिए हाथी को पहले तो मारा जाएगा. So this in one sense is an environmental degradation. तो ये मटीरियलिस्टिक चीज है, ये बहुत महंगी चीजें हैं और कई लोग होते हैं जो कि इन सब चीजों के पीछे जाते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड टू अ वाइड डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड इट लीड्स टू अनफेयरनेस इन द सोसाइटी. और इसके कारण से इस सोसाइटी के अंदर एक अनफेयरनेस की सिचुएशन बनी रहती है. मतलब रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर पीपल आर गेटिंग पुअरर. बच्चे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मटेरियलिज्म वाला पॉइंट था ना, वहां पे प्लीज नोट डाउन. इन गुड्स को हम लोग मटेरियलिस्टिक गुड्स को कंस्पिकुअस कंजम्पशन भी बोलते हैं. नोट डाउन. क्या बोलते हो? कंस्पिकुअस कंजम्पशन. और करके लिखना ऑस्टेंटेशियस कंजम्पशन. ऑस्टेंट, OSTEN, TAIUS, ostentatious consumption. You also call it Veblen effect. कौन सा इफेक्ट बोलते हो? Veblen effect. सबने नोट डाउन कर लिया? Hurry up and answer me. Yes or no? Okay. और इस इकोनॉमिस्ट का जो नाम था ना, आयुष वेबलिन बोलते हैं, पर इसका रियल नेम देखो, थॉरिस्टीन वेबलिन. राइट डाउन हिज नेम. थॉरिस्टीन, THORSTEIN, थॉरिस्टीन वेबलिन. थॉरिस्टीन वेबलिन. इज दैट क्लियर? ये वेबलिन गुड्स में भी यूज हो सकता है ये पॉइंट, और आपका ये यहाँ पे 12th पॉइंट भी है मटेरियलिस्टिक गुड्स की कंजम्पशन में. इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन बच्चे? आर यू क्लियर रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट नाउ? क्लियर हो गया? लेट्स मूव अहेड. नाउ वी मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सॉल्यूशंस टू द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. लेट्स सी टू इट. अब आप लोगों को पता है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है यूजेस द इंटरपर्सनल फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम लोग प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं. आई विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट टू यू. मतलब यहाँ पे कमोडिटी की प्राइसेस बच्चे कैसे डिसाइडेड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस. ये कौन सा कर्व आ गया? DD डिमांड कर्व. और ये कौन सा कर्व आ गया? SS सप्लाई कर्व. जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कर्व मीट कर रहा है बच्चे, that is known as a point of equilibrium. Is that clear? और हमने यहाँ पर क्या डिटरमाइन किया? equilibrium price, and here it is what? equilibrium quantity. Is that clear? तो ये spotlight यहाँ पर आ गई. This is known as a point of equilibrium. हम इसको कौन सा point बोलेंगे बच्चे? You call it the point of equilibrium. Clear or not इस point को? तो इस तरीके से commodity की prices are being decided. So now the decisions of what to produce, how to produce and for whom to produce भी कैसे decide हो रहे हैं. One question to you people, can anyone tell me क्या capitalist economy में भी scarcity of resources होगा? Hurry up. क्या capitalist economy? Yes. Do remember scarcity of resources is possible in all the economy. Is that clear? चाहे वो capitalist है, चाहे वो socialist है, चाहे वो mixed economy है, it is there possible in all the economy. Now, okay, let's try to understand and we just finish up this particular point. What to produce? The question regarding what to produce is decided by whom here? Please
ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक किसी का अलग अलग होता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे को कैपिटलिस्ट में कि व्हाट टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करता है, कंज्यूमर, और कंज्यूमर अपने प्रेफरेंसेस शो करते हैं यहाँ पे, राइट, एंड बाय स्पेंडिंग ऑन द गुड्स व्हिच दे वांट। तो दिस मींस डिमांड आ गई यहाँ पे। कंज्यूमर्स जिस गुड के लिए ज्यादा डिमांड शो करेंगे वही गुड को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। सिंस प्रॉफिट मोटिव गाइड्स द बिजनेस डिसीजन, आपको पता है ये प्रॉफिट मोटिव गाइड करता है। Producing firms compete with each other to produce those goods that consumers wish to buy. Is that clear? उन्हीं goods की प्रोडक्शन होगी जो कि कंज्यूमर खरीदना चाहता है by all the firms. Is that clear? वैसे यहाँ पर भी तो हम देखते हैं कि हर एक वेराइटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल। Is that clear? और हर एक कंपनी वैसे गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, कॉम्पिटिशन ही हो गया उनके बीच में। Is that clear? How to produce? Business firm will produce his goods with the technique of production that will lead to मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? मिनिमम होनी चाहिए, सो दैट द रिलेटिव और कंपैरेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर वर्सेस कैपिटल, हेल्प इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। ये हमारे को क्या डिसाइड करेगा? हाउ टू प्रोड्यूस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस भी पता होनी चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी भी पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम फिर डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, राइट। कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे को ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगी, क्योंकि हम उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकल कर आए, जहाँ पे प्रोडक्शन का मैक्सिमम हो और कॉस्ट क्या हो? मिनिमम हो। इज दैट क्लियर? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहते हैं इसको। नाउ लेट्स मूव अहेड। बच्चे जब भी प्रोड्यूसर का व्यू पॉइंट आ जाएगा ना तो क्या आएगा? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। और जब भी कंज्यूमर का व्यू पॉइंट आता है तो कंज्यूमर किसके लिए फाइट करते हैं? सेटिस्फैक्शन, जिसको हम बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? अब थर्ड पॉइंट आ गया, फॉर whom to produce. Goods and services in capitalist economy will be produced for those who have the buying capacity. Very important. क्योंकि आपको पता है बाइंग कैपेसिटी क्यों दिया है यहाँ पे? क्योंकि जनरली कौन सी कैटेगरी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रही है? लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है। इज दैट क्लियर? तो बाइंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन हिज इनकम। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। हायर द इनकम, हायर विल बी द बाइंग कैपेसिटी, एंड हायर जनरली विल बी द डिमांड फॉर गुड्स इन जनरल। इज दैट क्लियर? तो अगर यहाँ पर लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस है, अगर एक कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा सामान खरीदेगा, कम है तो वो कम सामान खरीदेगा। अगर इनकम ज्यादा है, वो ज्यादा सामान खरीद रहा है, तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज भी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा है। Now, बच्चे नेक्स्ट इज द फोर्थ पॉइंट, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ग्रोथ। क्या प्रोविजन करना चाहिए फॉर द ग्रोथ केयर? तो ग्रोथ करने के लिए तो दो ही चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर। सेविंग्स कौन करेगा? कंज्यूमर। इज दैट क्लियर? कंजम्पशन एंड सेविंग्स आर डन बाय द कंज्यूमर्स हियर, and investments are done by the entrepreneurs and business firm. Very important. Consumer saving, among other factors, are governed by the rate of interest prevailing in the market. So higher the interest rate, higher is the saving. बच्चे कोई बता सकते हैं मैं किस चीज की इंटरेस्ट रेट की बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट विच इंटरेस्ट रेट? रेट ऑफ रिटर्न। कौन सा रेट ऑफ रिटर्न? आई नो बेटा, दिस इज द सेविंग से रिलेटेड बता रही हूँ। आप कब सेविंग ज्यादा करोगे? यहाँ पे सेविंग का मतलब, वेरी गुड, यहाँ पे सेविंग का मतलब आ गया कि हमने जो पैसा बैंक में जमा करना है, जो पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हो, अगर बैंक उसके ऊपर आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तब आप बैंक के साथ ज्यादा पैसा जमा करोगे। इसका क्लियर? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हो ना बेटा रोहन, दैट इज पर्टिकुलरली द इन्वेस्टमेंट लेवल। इज दैट क्लियर? और ये हम लोग सेविंग की बात कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर तो बैंक में ही सेव करता है, तो बैंक के अंदर अगर वो पैसा तभी ज्यादा सेव करेगा अगर बैंक उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देगा, राइट। सीधी सी बात है, आप एफडी कब करवाओगे? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है या 10% है, एफडी तभी करवाई जाएगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। अब ये वाला पॉइंट आपके वाला है रोहन, जो आप बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? कितना रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल आ रहा है, कितनी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस हम लोग अचीव करने जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर। आज तो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर आपको 10 करोड़ उसके अंदर से निकल कर आ ही जाएगा, तब तो आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे।
that is rate of return of capital. Is that clear? So बच्चे, in the capitalist economy, the basic economic decisions are resolved by what? Price mechanism और market mechanism. क्या आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक कैपिटलिस्ट क्लियर हो गया? Every point is clear under the capitalist. Hurry up and tell me. Yes. अब कल वाला जो लास्ट टॉपिक है that we will be finishing tomorrow. Socialist और एक मिक्स इकोनॉमी रहेगा. We will be doing that tomorrow, right? And please remember one thing. Do not forget to watch the first video. क्योंकि दोनों के क्वेश्चंस पीछे बुक में सेम है, मतलब इकट्ठे दे रखे हैं, तो आई वांटेड कि पूरी बुक एक्सरसाइज बाद में हो जाए आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर. इज दैट क्लियर? तो ये 2 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो आई जस्ट वांटेड कि आप वो वीडियो प्लीज चेकआउट कर लो. आई थिंक 1 घंटा 60 मिनट की वो वीडियो है. यू शुड बी चेकिंग इट आउट. अगर उसमें कोई डाउट है तो कल हम डाउट्स भी क्लियर करेंगे, प्लस वी विल बी फिनिशिंग दिस टेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑल्सो. So I wind up my class and don't forget